हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है विक्ट्री मेंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे। आज एक नई सेशन लेके आए हैं, इतिहास। और इतिहास में संपूर्ण इतिहास यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। इन सब का अपना अपना योगदान है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का अगर क्वेश्चन का रेशियो देखिएगा तो 30 क्वेश्चन अगर टोटल आ रहे हैं बीपीएससी में, तो उनमें से लगभग 15 क्वेश्चन अकेले प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से रहेगा, मध्यकाल से कम क्वेश्चन रहते हैं। फिर वैसे ही देखिएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पर जितने भी अभी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, नाटो या फिर राष्ट्र संघ से संयुक्त राष्ट्र संघ बना गुटनिरपेक्ष, तो इन सबको समझने में सहायक होगा यदि वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी रहे। जैसे अभी मान लीजिए रसिया से या फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, या इधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ, तो उन सब का बेसिक एक समझ विकसित रहेगा तो समझने में आसानी होगी। तो इसी कड़ी में हमने आपने देखा होगा कि 150 प्रश्न बीपीएससी के रहते हैं, तो उसमें से लगभग 30 प्रश्न भारतीय इतिहास से, 30 प्रश्न लगभग आपने देखा होगा साइंस से, फिर 30 प्रश्न के लगभग बिहार स्पेशल से। यही अनुपात में प्रश्न रहते हैं। तो अभी आपको दिखाई बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर सुनाई सब देगा। हम उन सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे जिनसे पीटी या मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावना है, और उन एरिया से, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो होगा या तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर मौर्य काल है, तो उनसे उन सभी एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे, तो एक समझ पहले से विकसित रहेगी ओवरऑल पूरे इतिहास को लेके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी उत्साहित हो और वीडियो बेहतर लाएं। क्योंकि एग्जाम से पहले हम सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट वीडियो, जैसे इतिहास है तो इतिहास का 4 या 5 वीडियो में संपूर्ण इतिहास को कवर करेंगे। उनमें से भी तकरीबन 10 से 15 साल का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, और बाकी चीजों को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन से आपको पूरे इतिहास, अभी मान लीजिए आपने 11th या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो आपके लिए एक तैयारी करने का विजन दिखेगा, एक रास्ता दिखेगा कि कैसे किया जाए, कौन कौन से टॉपिक छोड़ देनी है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहास, आधे इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से समझ इस आधार पे है कि उस समय न तो लेखन कला विकसित थी और न ही पढ़ा जा सका। उन काल को, खंड को हम प्राग इतिहास में लिखते हैं। वैसे ही आधे ऐतिहासिक काल के तहत देखे होंगे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता को रखा गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी था। उसमें प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक ऑप्शन देखिए, और सभ्यता का ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जो आधे ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल में खंड में उन सभ्यता को रखते हैं, जैसे उस लेखन प्रणाली तो विकसित था परंतु पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट फिर देखेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला भी विकसित था और पढ़ा भी जा सका। तो इन आधार पे इतिहास का विभाजन हुआ। और अब देखेंगे नेक्स्ट, शुरुआत से पाषाण काल से शुरू करेंगे। ये वो कालखंड था जब मानव का विकास नहीं हुआ था। एक शब्द समझ लीजिएगा, सभ्यता, सभ्य। ये कब से शुरू हुई? जब लेखन कला विकसित हो गई, लिखना जाना शुरू हो गया। तो पाषाण काल में जो आदि मानव टाइप के लोग, मतलब जीवन था, एक कोई अस्थाई जीवन नहीं था, ना ही कोई आप देख सकते हैं कि खान पान या फिर रहने के लिए जो पक्का मकान है वो सब नहीं था। एक घुमक्कर प्रवृत्ति के लोग थे और सामूहिक रूप से शिकार किया करते थे। उसी को फिर पाषाण काल को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल होते होते भीमबेटका से या फिर सोन घाटी से बहुत सारे स्थल मिलते हैं, तो वो स्थल पूछ देता है। या फिर नव पाषाण कालीन जो भीमबेटका से जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में पूछ देता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। ये गंगा और
सिंधु नदी के बीच वाले क्षेत्र में विकसित हुआ ये सभ्यता। ये सभ्यता से क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि जितने भी स्थल हैं लगभग जो उत्खनन हुए हैं उनमें से, या फिर यूनेस्को में जो शामिल किया गया है उनका, या फिर जो वाणिज्य व्यापार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था, नगर निर्माण या फिर नगर का विभाजन जो था सामान्य लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए, तो इन सब से प्रश्न रहता है। और जितने भी उत्खनन करने वाले विद्वान हुए उनके बारे में पूछ देता है। सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर क्रमिक चरण और विनाश तक के जितने भी मत हैं उन सबको पूछता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे वैदिक सभ्यता। लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 बीसी से 1700 बीसी के आसपास आता है, और 1500 से लेके 600 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता है, जिसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। तो जो सिंधु घाटी का सभ्यता था उसमें उससे बिहार का कोई प्रश्न, बिहार में कोई स्थल नहीं था, तो सामान्य जो इतिहास का प्रश्न है उसी से बनता है, बिहार स्पेशल से नहीं बनता। परंतु वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन रहेगा जोड़कर। तो ये चारों वेदों को देख लीजिएगा, फिर जितने भी ऋग वैदिक नदियां हैं जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, तो इन सब के नाम जो था वो सरस्वती नदी जो उस समय की पवित्र नदी मानी जाती थी। फिर जितने भी राजनीतिक संस्था थे, सभा, समिति, विदत गण, उन सब के बारे में पूछ देता है। या फिर जो देवता थे उनका विभिन्न वेदों में कितने बार उल्लेख किया गया है, या फिर गौ का नाम पूछ दे, या फिर जो अभी मरुस्थल है उसका नाम पूछ दे उस समय का। तो वही सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जब टोटल विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो इन सब का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक काल। वही जो सभ्यता थी वो उत्तर वैदिक यानी ऋग वैदिक मतलब 1500 से लेके 1000 बीसी। अभी 2024 चल रहा है तो उसमें 1500 और जोड़ दीजिए, यानी 4000 वर्ष पहले, 3500, 4000 वर्ष और उसके बाद 400 वर्ष और फिर जोड़ माइनस कर दीजिए, तो मैं 3000 वर्ष के आसपास पहले की ये बातें हैं। तो जो एक राजनीतिक संस्था थी या फिर परंपरागत शासन व्यवस्था था, महिलाओं को अधिकार था, वो सब उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे पतन हुआ। भूमि की सामूहिक अवधारणा नहीं थी तो भूमि पे कब्जा, और फिर सेना गठित राज्य की अवधारणा, ये सब उत्तर वैदिक काल आते आते आने लगा। तो ये सबसे भी प्रश्न रहता है। फिर देखेंगे बौद्ध धर्म। जो उत्तर वैदिक काल में समाज में जो भी संगति पैदा हुई उन्हीं के खिलाफ बौद्ध धर्म आया, जो सभी धर्म के लोगों को, या जो उस समय व्यवस्था चली आई थी कर्म आधारित व्यवस्था, वो जन्म आधारित व्यवस्था बन गई थी, तो उनके विरोध में बौद्ध धर्म आया। फिर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहता है क्योंकि बौद्ध धर्म, बिहार को देखिए तो विभिन्न धर्मों का, बौद्ध, जैन का भी देखिए, या फिर आप जो सिखिज्म है, सिख धर्म, तो उन सब से जोड़कर प्रश्न पूछता है क्योंकि बिहार में महत्वपूर्ण है। जैसे बुद्ध का 4 संगति हुई थी, या स्वयं महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पे, तो उनसे क्वेश्चन पूछ देता है। या फिर आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे कि जो वहां पेड़ है जिनके जिनके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस पेढ़ी का पेड़ है, पंचम, छठे, चौथा ऐसा दे दिया था। या फिर उस घटना को क्या कहते हैं, या फिर किस नदी के तट पे हुआ, तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आप देखे होंगे कि उन्होंने वैशाली की यात्रा की, या फिर बिंबिसार के पास गए, वेणुवन की चर्चा है। नेक्स्ट फिर चारों जो बौद्ध संगति हुई तो उनमें से प्रथम बौद्ध संगति थी वो तो कुंडलवन, सॉरी वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। तो 4 में से 3 लगभग बिहार के ही इलाके में हुए थे, और लास्ट वाले कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो वो पूछ देता है। या फिर लोअर लेवल के एग्जाम जो होगा उसमें पूछेगा, मान लीजिए उनका नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम, उनके घोड़े का नाम पूछ देता है, कई बार उनके बेटे का नाम पूछ देगा, या फिर उनसे संबंधित जितने भी स्थल है कि जन्म कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुए, सबसे अधिक मान लीजिए कि प्रवचन कहाँ दिए, या फिर मृत्यु से पहले कहाँ निवास सर्वाधिक किए थे। फिर बौद्ध से संबंधित जितने भी वो शिष्य हुए हैं, आनंद, उपाली, इनके बारे में। फिर जितने ग्रंथ हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, या फिर उन्होंने जो सम्यक सिद्धांत दिए थे उनसे प्रश्न पूछ देगा। या फिर बौद्धिक जो अभी मान लीजिए कहीं और स्थल है तो उनपे अगर कोई
नया में कोई योजना चल रही है, कोई काम अगर सरकारी स्तर पे बड़ा शुरू हुआ है तो उनसे जोड़कर प्रश्न पूछेगा। तो ये मान लीजिए कि बौद्ध धर्म से एक-एक चीज रट लेना है, क्योंकि बौद्ध के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के भी देखिएगा तो उसमें भी बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म जब भी पढ़ेंगे तो हर चीज को कंप्लीट करेंगे इसे 2 क्लास में। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म। जैनिज्म पे भी देखिएगा कि आप बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म स्थल है, जो 24वें तीर्थंकर हुए। और बहुत सारा चीज जो झारखंड के इलाके में पहाड़ी इलाका है, तो वो भी उनके धार्मिक स्थल रहे हैं। तो जैनिज्म को लेके भी बहुत सारे, और जैनिज्म में 2 जो संगति का आयोजन हुआ था, एक गुजरात में और एक पाटलिपुत्रा में, तो उनसे भी प्रश्न रहते हैं। फिर शैव एवं वैष्णव धर्म जो आगे चल के हुआ, तो उससे इसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर कम समय हो तो। इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ गुप्त और मौर्य से जोड़ के पूछेंगे। नेक्स्ट महाजनपद काल। आपने देखा होगा सॉरी, बौद्ध ग्रंथ हुए हैं या फिर जैन ग्रंथ हुए हैं, तो उनमें ये 16 महाजनपद की चर्चा है। जैसे अंगुत्तर निकाय ये बात प्रमाणित करता है। तो ये 16 महाजनपद में एकमात्र अस्सक या अस्मक ये दक्षिण भारत में थे, बाकी सब उत्तर भारत में थे। 16 में से 14 में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और 2 में वैशाली और उसिनीरा में, या देख लीजिएगा फिर से, तो उनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो वो पूछता कैसे है कि वो पूछेगा कि 16 राज्य का नाम दे देगा और उनका राजधानी पूछ दे देगा, या फिर राजतंत्र और गणतंत्र में पूछ देगा, या ऐसे पूछ देगा कि दक्षिण भारत में कौन से थे। तो उनको देख लीजिएगा, सिर्फ राजधानी याद कर लीजिएगा तब भी क्वेश्चन कुछ, और लोकेशन वाइज पढ़िएगा ताकि कुछ याद रहे लोकेशन भी। तो उनसे क्वेश्चन रहता ही है। 16 महाजनपद। फिर इनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ, मगध। तो मगध को शक्तिशाली क्यों हुआ, 15 अन्य को पीछे कैसे छोड़ा, तो वो चीज भी पूछ देता है। लोकेशन जो उनकी गंगा और वो सोन, गंगा और देखिएगा सोन के तट पे, या फिर नदी से जो सुरक्षा कवच थी, या फिर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ उसकी राजधानी था, या फिर जो युद्ध की जो सामग्री विकसित करने वाली जितने भी संसाधन थे वो सब थे, तो उन सब ये जितने योग्य उत्तराधिकारी हुए, तो वो सब कारण भी रहता है। तो उन सबको देखिएगा, एक एक करके पढ़ेंगे कि मगध में वही वंश का क्रम पूछ देता है। मगध साम्राज्य के हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, नंद क्रम में दे देगा, या फिर हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग के कौन थे, नंद के कौन थे, मौर्य के कौन थे, ऐसे पूछ देगा। नेक्स्ट देखेंगे हम मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को एक एक लाइन पढ़नी है, और चाणक्य की जितनी नीतियां, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता ही है। पूरे अगर एंशियंट हिस्ट्री में आप देख लीजिए तो बौद्ध धर्म और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कर लीजिए, वैदिक सभ्यता कर लीजिए, महाजनपद कह लीजिए, और मौर्य गुप्त, इतने से ही क्वेश्चन रहता है। तो मौर्य के बारे में जितने भी नगर की प्रशासन था, या फिर चाणक्य की नीति जितनी भी थी, उन सबको पढ़ना है। और जितने भी ग्रंथ है, जितने स्थल है, फिर अशोक के समय जितने भी देखे होंगे कि आपने शिलालेख था, तो उन शिलालेखों से प्रथम में, द्वितीय में, 13वां में कौन था, कलिंग युद्ध से संबंधित कौन था, कौन सा शिलालेख ऐसा था जिसमें उसका नाम का उल्लेख था, कौन सा किस लिपि में था, ये सब क्वेश्चन भी रहता है। तो जब भी पढ़ेंगे क्रमिक रूप से इसको देखेंगे। फिर गुप्त से वैसे ही पूछता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, या फिर प्रशासनिक संरचना, या फिर कौन सी धर्म से जुड़ा हुआ था, विभिन्न विद्वानों के नाम पूछ देगा, या फिर जितने भी प्रशासन की संरचना थी उन सब से, उस समय कोई महिलाएं भी योगदान दी थी, तो उन सब से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्धन वंश। हर्षवर्धन से क्वेश्चन कम रहता है, पर कन्नौज जो राजधानी था, या फिर अगर लोअर एग्जाम है तो हर्षवर्धन की बहन का, जीजा का नाम, ये पूछ देता है, क्योंकि वो युद्ध के कारण चर्चे में रहे हैं। नेक्स्ट साउथ में पढ़ेंगे चालुक्य, चोल, पल्लव, सॉरी, तो चोल की जो ग्रामीण प्रशासनिक संरचना थी उससे क्वेश्चन रहता है, और आर्ट एंड कल्चर से जोड़ के प्रश्न रहता है चोल से। नेक्स्ट देखेंगे एंसेंट में विज्ञान एवं तकनीकी। तो उस समय युद्ध में जो जितने भी अस्त्र हुआ करते थे उनकी विकास, या फिर देखे होंगे कृषि के लिए, या प्रागैतिहासिक काल से ही, पाषाण काल से भी देखिएगा तो तीर कमान इन सब का जो विकास हुआ, उन सब के बारे में क्रमिक रूप से पढ़ते चलेंगे। फिर देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में सिंध पर अरब आक्रमण,
जो उस जिस समय से विदेशी आक्रमण उस समय भी हुआ था धनानंद के समय, उसके बाद 3 से शुरू होता है, तो इससे मध्यकाल से प्रश्न कम रहता है, 2-4 लाइन का ही क्वेश्चन रहेगा। ज्यादातर अगर पूछ देगा तो वही जो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का, या फिर विभिन्न सुधार किए हैं तो उन सब से प्रश्न आता है। वही है, संतलत काल में जितने भी शासक हुए वो क्रमिक रूप से, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ क्रमिक रूप से नहीं है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई, खिलजी के बारे में पूछ देगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा डिटेल पढ़िएगा। क्वेश्चन रहेगा तो उनके विभागों से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है या उनकी नीतियां पूछ देता है। फिर वही तुगलक वंश, लोधी वंश, 1526 छब्बीस में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, तो उनसे जोड़कर प्रश्न पूछ देगा। नेक्स्ट देखेंगे मुगल वंश। मुगल वंश से प्रश्न रहता ही रहता है, एक आध रहेगा ही, आप देख लीजिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या जितने भी इन्होंने युद्ध लड़ा है वो क्रम में पूछ दे, इनकी नीतियां पूछ दे। खासकर अकबर के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतिहास इसे धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में देखता है। और बिहार से जोड़कर जितने भी प्रश्न बनते होंगे, जिन भी शासक ने बिहार पे कब से आक्रमण किया या क्या नीतियां रही, उनसे जोड़ के देखिएगा तो प्रश्न बनेगा। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, चित्रकला के आर्ट एंड कल्चर के समय में भी इनका योगदान रहता है। फिर औरंगजेब की नीतियां, बाकी जो शाहजहां हुए या फिर जितने भी शासक थे, मोहम्मद रंगीला, तो उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। फिर विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे, साउथ में संगम, सुलूब, तिलुक और अराविडू, ये चारों वंश से क्वेश्चन पूछ देगा। कई बार पूछ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, तो देख लीजिएगा उसे। फिर विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे मध्यकाल में सूफीजम में हुआ, मुस्लिम में भी हुआ, सिख में भी हुआ, हिंदू में हुए, तो विभिन्न समाज सुधारक और उस समय जो प्रसिद्धि थी, जैसे रामानुजाचार्य, कबीर। फिर साउथ में देखिएगा तो वैसे ही उन सब से भी प्रश्न रहता है कई बार। फिर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू होता है यूरोपियों का आगमन से, यहीं से प्रश्न बन जाता है कि क्रमिक में सजाइए कि पहले कौन आया यूरोप से। पुर्तगाल दे देगा, डच दे देगा, हॉलैंड दे देगा, फ्रांसीसी दे देगा, अंग्रेज दे देगा, क्रम में सजाने के लिए। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये पांचों क्रमिक रूप में ही आए थे। सबसे पहले भी पुर्तगाल आया था और सबसे बाद में भी पुर्तगाल ही गया गोवा से। फिर इन्होंने जितने भी जो केंद्रीय सत्ता मुगल की थी वो सत्ता कमजोर हो गई, और स्वतंत्र राज्यों का, जैसे मराठा का उदय हुआ, फिर मैसूर का, उसी तरह निजाम का, तो उन सब से जो धीरे धीरे इनका युद्ध हुआ, या फिर जो यूरोपीय थे वो आपस में जैसे वांडीवास का युद्ध है, तो ऐसे इन सब से भी प्रश्न रहते हैं। फिर देखेंगे होंगे कि स्वतंत्र राज्यों को एक एक कर क्रमिक रूप में मिलाने के, विभिन्न जो प्रशासनिक नीतियां थी उनसे मिलाने के बाद अंग्रेजों का भारतीय समाज में हस्तक्षेप शुरू हो गया। वो प्रशासन, धर्म, संस्कृति, समाज सब में धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और फिर यहाँ की जो लोकल शासक थे या फिर जो जनजाति से, किसान से, मजदूर से विद्रोह शुरू हो गया, और वही विद्रोह बड़े रूप में फिर क्रांति के रूप में आया। नेक्स्ट देखेंगे वो क्रांति का चरण, जो उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधीवादी। गांधी की एक एक नीतियां पढ़नी है, क्योंकि चंपारण की जो सत्याग्रह से ही भारत में गांधी का संग्राम शुरू हुआ था, तो गांधी के बारे में पूरी पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में रहता है। नेक्स्ट देखेंगे जितने भी जो क्राउन के तहत शासन था और जितने भी एक्ट हुए हैं जिनसे क्रमिक रूप से भारतीयों को अधिकार मिलना शुरू हुआ, तो उन सब एक्ट को देखेंगे। उसके बाद भारत भारत का विभाजन, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, और फिर 15 अगस्त को भारत, जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे, पत्र पत्रिकाएं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन सब में रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरू से 1885 से लेके 1900 लगभग 47 तक जितने भी लीडर हुए या फिर जितने भी इनकी बैठकें हुआ करती थी, तो उनमें से पूछ देता है कि सबसे अधिक बार कहाँ हुआ, या फिर सूरत के बारे में पूछ देता है कि विभाजन को लेके, या फिर लाहौर के बारे में पूछ देगा कोई विशेष मांग रखी गई,
या फिर किस बैठक में कौन से धर्म के जो अध्यक्ष हुए वो पूछ देगा, तो उनको भी देखेंगे। फिर गवर्नर जनरल जितने भी हुए हैं और वायसराय, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना हुआ, उन सबको देखेंगे। जितने भी एक्ट और नियम थे, जैसे मार्ले मिंटो, फिर 1925, 1909, 1919 जलियांवाला, इन सब को देख लीजिएगा। इन सब से भी प्रश्न रहता है जब भी पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने टोटल इतिहास का हमने चर्चा किया, तो जब पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक जब कवर करेंगे तो हर चीज को कवर करेंगे। कम से कम पीटी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 वीडियो बनाएंगे ऐसे जो फैक्ट से जुड़ा होगा। जैसे अगर प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम 2 वीडियो बनाएं तो उसमें सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद देखेंगे कला एवं संस्कृति। इससे भी प्रश्न रहते हैं कमीशन में, जैसे वास्तुकला या आर्ट, स्थापत्य कला। जैसे मौर्य के जमाने में जितने भी राजभवन थे, सभासद की जो बिल्डिंग थी वो सब लकड़ी के बने हुई थी, उसमें कारीगरी थी, तो उन सब से जैसे कुम्हार से पूछ देगा। स्तूप, चैत्य, बिहार विभिन्न धर्मों से पूछ देता है। बिहार का नाम ही बिहार कैसे पड़ा ये पूछ देता है। या फिर चैत्य किस पहाड़ी को काट के बनाया गया, या फिर जितने भी स्तूप है वो पूछ देता है। फिर मंदिर, खासकर साउथ के मंदिरों के बारे में, या फिर जो मौर्य काल में मंदिर बना है उसके बारे में पूछ देता है। मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सिनेनाग, इन सब से भी प्रश्न यदा कदा देखने को मिलते हैं। शिल्प कला, पत्थर पे जो मौर्य के काल में अशोक के समय जो हुए थे वो स्तंभ, मूर्ति कला की जितनी भी शैलियां हैं। फिर देखेंगे कि नागर, द्रविड़, वेसर, इन सब से भी प्रश्न रहता है। फिर चित्रकला में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, भीमबेटका की चर्चा रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा तो भीमबेटका से प्रश्न पूछ भी रखा है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध एवं जैन से संबंधित जितनी भी पेंटिंग वगैरह है या विशेष तार चित्र वगैरह है, तो उन सबसे भी प्रश्न रहता है। फिर क्षेत्रीय में राजपूत, मुगल, मुगल तो राष्ट्रीय स्तर पर, राजपूत, कैली। फिर क्षेत्रीय में अन्य जो पाल वंश के जो थे उनसे भी प्रश्न रहता है। फिर नृत्य और संगीत से प्रश्न रहता है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं और कौन कौन से राज्यों से, कुचिपुड़ी वगैरह से सब पूछता है। ओडिसी, असम के जो जितने भी है, या फिर गरबा उरबा से भी प्रश्न रहता है। गायन वादन, कौन कौन सी रंगमंच, कम ही रहता है लेकिन यदा कदा कभी प्रश्न देखने को मिलता है। फिर भाषा से संबंधित संविधान की सूची में जितने भी भाषा शामिल किए गए हैं, तो सबसे लास्ट में या सबसे प्रथम में कौन से शामिल किए गए हैं वो पूछ देता है। ये तो हुआ पूरा भारत का, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत एवं कला एवं संस्कृति, इन सब से प्रश्न रहता ही रहता है। अब हम समझेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को, जिसका पीटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, पर ये आपको समझने में मदद करेगा। जितने भी अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है, या फिर कोई भी संधि होती है, या फिर उसके पृष्ठभूमि, कोई अगर मान लीजिए भारत का अमेरिका के साथ संबंध विकसित हो रहा है, रसिया के साथ संबंध विकसित हो रहा है, या फिर अफ्रीका के साथ हो रहा है, तो उन सब की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। किसी भी संधि संगठन में शामिल होने के लिए जो चर्चा रहती है कि साइन करेगा भारत, नहीं करेगा, तो उसकी बैकग्राउंड क्या थी, या फिर हम लोग जिस देश से रिश्ता भारत सरकार बना रहा है तो वो उसका क्या इतिहास रहा है, तो उन सबको समझने में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक मदद करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण, जो ऑटोमन साम्राज्य विखंडित हुआ उसके बाद से जो व्यवस्था बनी, वो प्रबंधन युग, नए नए खोज विकसित हुए, प्रयोग परीक्षण शुरू हुआ। फिर अमेरिकी क्रांति, अंग्रेजों ने ना, अंग्रेज को हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वो अमेरिका को भी अपने उपनिवेश बनाया है। फिर अमेरिका में गृह युद्ध पढ़ेंगे, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो दक्षिणी अमेरिका का इलाका है और उत्तरी अमेरिका का इलाका है, तो एक तरफ कृषि प्रधान था, दूसरी तरफ उद्योग प्रधान था, इसको लेके गृह युद्ध हुआ था। फिर जो फ्रांसीसी क्रांति में शामिल हुए गए, अंग्रेज ये सॉरी अमेरिकी क्रांति में शामिल हुए जो फ्रांसीसी सैनिक गए थे वो वापस लौट के आए, तो फिर फ्रांस में क्रांति हुआ। फिर औद्योगिक क्रांति, जिस समय भाप का इंजन बनना शुरू हुआ और लोहा का आविष्कार, ये सब शुरू हुआ, तो ये ब्रिटेन में शुरू हुआ था। प्रश्न ये भी मेंस में पूछ देता है कि ब्रिटेन में ही क्यों औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण, इसमें प्रसा का चर्चा भी रहता है, बिस्मार्क का चर्चा रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे
प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। अब लगातार आप टीवी पर देख रहे होंगे, अब हो रहा है विश्व युद्ध, अब हो रहा है विश्व। जैसे ही देख रहे होंगे यूक्रेन पर रसिया ने हमला किया तो रात दिन न्यूज पे चैनल पे यही चल रहा था। फिर इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला किया, ईरान ने परमाणु परीक्षण किया, या फिर भारत का भी पाकिस्तान से या चाइना से कई बार युद्ध हुए। तो युद्ध के दौर में सुनते होंगे विश्व युद्ध। तो पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना, फिर राष्ट्र संघ विफल रहा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। है संयुक्त राष्ट्र संघ अभी वर्तमान में क्या वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने में कामयाब रहा है? क्या वो इजराइल या फिलिस्तीन का जो मुद्दा था वो शांतिपूर्ण समाधान में सक्षम हुआ, या फिर जो रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया उसको रोकने में सक्षम कितना रहा है, या फिर उसके जो स्थायी अस्थायी संगठन है उनमें जो प्रतिनिधित्व है वो क्या सातों महादेश से है, या फिर उसमें भी भेदभाव है? भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन सब पे भी जो बैकग्राउंड समझे रहेंगे तो समझ में आएगा। फिर राष्ट्र संघ, यूएनओ, फिर वार्सा पैक्ट जो प्रथम विश्व युद्ध के समय बुद्ध थे, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र, उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा तो समझ रहेगा। फिर नाटो, नाटो अभी भी है, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो पूछ देता है कहाँ है, या फिर जो नया सदस्य अगर मान लीजिए शामिल हुआ है, एक दो 30-31 हो गया है, देख लीजिएगा डाटा में। रशियन चाइनीज क्रांति से क्वेश्चन कभी कभी रहता है। फिर शीत युद्ध, कोल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो पूरी दुनिया दो धुरी में बट गई थी, और आज हमला होगा, कल हमला होगा, इस तरह की वातावरण करीब करीब चलते रहा दशकों तक। तो उस समय जो गुट बन गया था वो कोल्ड वार की दौर समाप्त हुई। फिर गुट निरपेक्षता, जो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी उनसे अलग होके जो देश रहना चाहते थे, जिसमें भारत का योगदान बढ़ चढ़कर रहा, तो वो गुट निरपेक्षता को देखेंगे। फिर नेक्स्ट रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध, और अमेरिका का जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन रहा है, या फिर ओसामा बिन लादेन का, या फिर मुंबई हमला हुआ, तो उन सबको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ताकि जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, जानकारी नहीं है, तो उन सबको पेपर से भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक समझ चाहिए। उन सबको इन सब से मदद मिलेगा। चलिए दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है, 3-4 बार देख लीजिएगा तो आप पढ़ भी रखे होंगे कोई कोचिंग से, तो आपको रिवीजन करने में आसान होगा। कोई जरूरत नहीं, मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, हेडफोन है या ब्लूटूथ है वो लगा लिए, सुनते रहे, या फिर खुद से खाना बना रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो बजा के रख दिए कहीं पे भी और सुनते रहे, तो उससे भी रिवीजन हो जाएगा। और जो अब हम इसके बाद जो क्लास लेंगे उनमें पूरा के पूरा पीटी फैक्ट ही रहेगा, सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ या एग्जाम में आने की संभावना। नहीं तो थ्योरेटिकल जितने भी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में, 10 पेज पढ़ लिए, क्वेश्चन आना एक नहीं है, तो वो काम नहीं करनी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग रिवीजन कीजिए। आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।